इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या है, इनकी मेन डेफिनेशन क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। हर रेंज में, हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में जो भी रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टी क्या हैं, वो है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। मतलब कि जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड, तो देखते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को, कि जब हम दो लिक्विड को मिलाएंगे तो उनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने की एंथैल्पी यानी हीट गेन या हीट लॉस जीरो होना चाहिए। जैसे वो प्योर कंपोनेंट में थे वैसे ही वो मिक्स हो जाने चाहिए। उनकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होनी चाहिए मिक्स होने के बाद। मतलब कि जैसे कि हमने एक लिक्विड लिया 20 ml और बी लिक्विड लिया 20 ml, तो मिक्स होने के बाद टोटल वॉल्यूम 40 ml होनी चाहिए, वो बढ़ या घट नहीं चाहिए। तो मतलब हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी जिससे कि हम एक आइडियल सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं। पहली है कि वो रॉल्स लॉ फॉलो करनी चाहिए, मतलब कि पार्शियल प्रेशर इक्वल होना चाहिए मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि मिक्स करने के बाद एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग चेंज ना हो, मतलब कि जितनी हीट उनकी प्योर फॉर्म में थी उतनी ही मिक्स करने के बाद होनी चाहिए, कोई गेन या लॉस नहीं होना चाहिए हीट में। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग सेम होनी चाहिए, मिक्स करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जीरो आए। अब एक बार इसे रीड करते हैं। इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और evolved when the components are mixed. Also, the volume of solution would be equal to the sum of volumes of the two components. At molecular level, ideal behavior of the solution can be explained by considering two components A and B. अब हम ये जो नो चेंज इन हीट एंड वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और क्या कंडीशन होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन की। तो हमने कंपोनेंट कंसीडर किए ए एंड बी। प्योर कंपोनेंट में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस विल बी ऑफ टाइप ए एंड बी बी। मतलब कि कंपोनेंट ए के अगर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं ए, मतलब इस टाइप की इनकी बॉन्डिंग है, और बी के है बी। और बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब कि ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे उसके बाद इंटरेक्शन हो जाएंगे ए बी टाइप के। तो अगर ये ए और बी टाइप के इंटरेक्शन जो थे, ये जो प्योर फॉर्म में थे जब मिक्सिंग से पहले, उसी टाइप के अगर ए बी इंटरेक्शन हुए तब उस सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे उनके इंटरेक्शन, जैसे उनकी बॉन्ड पहले थी अपने आप के साथ प्योर कंपोनेंट में, वैसे ही मिक्स होने के बाद, सॉल्यूशन फॉर्म करने के बाद इन दोनों की आपस में अगर उसी स्ट्रेंथ की बॉन्डिंग हुई तब ये एक आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे। और ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज या हीट चेंज तभी नहीं होगा जब इनकी बॉन्ड वैसी की वैसी बनी हो जैसी टूटी थी। अगर उसमें कुछ चेंज होगा तो एंथैल्पी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगी। लेकिन अगर बॉन्ड सेम बन रही है जैसे पहले थी तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा और वॉल्यूम चेंज भी जीरो होगा, और उस सॉल्यूशन को कहेंगे परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन वैसे रेयर होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस लगभग आइडियल ही बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, या फिर ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोल्यून, इनके मिक्सचर परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसमें अपोजिट होगा, जब एक सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा अपनी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, मतलब हर किसी कंसंट्रेशन पे ही ओबे करेगा रॉल्स लॉ, तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। रॉल्स लॉ से जो हम वेपर प्रेशर निकालते हैं उस वेपर प्रेशर के बराबर यहाँ पर नहीं आएगा वेपर प्रेशर, बल्कि उससे ज़्यादा या कम आएगा, इसलिए ये नॉन आइडियल है। अगर उससे ज़्यादा आया, जैसा हम रॉल्स लॉ से निकालते हैं उससे ज़्यादा आया, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम आया तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब कि इसमें वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आता,
या तो पॉजिटिवली डेविएटेड आता है या नेगेटिवली डेविएटेड आता है। इसका ग्राफ अभी हम देखेंगे, पहले हम ये पैराग्राफ्स देख समझते हैं कि ये डेविएशन का कारण क्या है। ये है नेचर ऑफ इंटरेक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जो अभी हमने समझा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ही कारण है पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन के। तो यहाँ क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में ए बी जो इंटरेक्शन होगा, मतलब कि मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा उन इंटरेक्शन से जो कि पहले था। मतलब ए और बी के इंटरेक्शन से अब जो नया इंटरेक्शन बना ए बी वो वीक होगा। इसकी वजह से इसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अब जो बॉन्ड बनी वो वीक बनी तो वो और ज़्यादा वेपर बनाएगी, मतलब ज़रा बॉईल करने पर वो एवेपोरेट अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बॉन्ड वीक है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनने की वजह से इसे पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। मतलब कि अब जो बॉन्ड बनी, ये जो ए बी बॉन्ड बनी वो वीक है और अब ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, तो वेपर प्रेशर की जो नंबर आएगा, जो अमाउंट आएगा वो अब ज़्यादा होगा जो कि पहले उनके प्योर कंडीशन में था, या फिर जो रॉल्स लॉ से हम निकाल रहे थे उससे हमेशा ये प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि बॉन्ड्स वीक है। इसीलिए इस डेविएशन को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली दूसरे केस में क्या है, नेगेटिव डेविएशन में, कि अब जो ए बी की बॉन्ड बनी है, जो मिक्स करने के बाद बॉन्ड हमें मिली, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पहले की बॉन्ड से। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर वेपर बनना, कम वेपर्स बनेंगी, इसलिए वेपर प्रेशर कम आएगा उस वेपर प्रेशर से जो कि इनका रॉल्स लॉ के हिसाब से आता, जितना आना चाहिए था उससे कम आएगा क्योंकि ये नॉन आइडियल है। और कम आने की वजह से इस डेविएशन को कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये दो ग्राफ दिए गए हैं, इससे आप समझें इस कंडीशन को कि जैसे कि ये लाइन जो है, ये ग्रीन लाइंस वो दिखाती हैं कि अगर रॉल्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता तब कैसा होता, लेकिन यहाँ पे रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नॉन आइडियल है सॉल्यूशन, इस वजह से यहाँ पर डेविएशन हो रहा है। अब ये डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होगा, ये हमने रीज़न देख लिया, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से उन पर डिपेंड करता है ये सब। तो पहला ग्राफ इंडिकेट करता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव को। ये जो लाइन है ये दिखाती है कि जब ये प्योर कंपोनेंट था, कंपोनेंट नंबर 1 ये जब प्योर था तब कुछ इस तरह से वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। वैसे ही ये लाइन दिखाती है कि जब कंपोनेंट नंबर 2 अकेला था तब कैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। और ये जो फाइनली ये जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती है ये शो करती है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये किस तरह से बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। सिमिलरली दूसरे ग्राफ में, बस दूसरे ग्राफ में ये डिफरेंस है कि डेविएशन नेगेटिव है, इसलिए ये स्लोप नीचे की साइड बेंड हो रही है। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखते हैं, इथेनॉल एंड एसीटोन। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। प्योर इथेनॉल अकेला जब हम इथेनॉल देखें उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं, पर जब एसीटोन उसमें मिला देते हैं तब इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है और एसीटोन के मॉलिक्यूल उनके बीच में जाके बॉन्ड को वीक कर देते हैं। अब जब बॉन्ड वीक हो गई तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेंगी बॉन्ड्स वीक होने की वजह से, और ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। तब कि जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए रॉल्स लॉ से, उससे पॉजिटिवली डेविएटेड प्रेशर आएगा। ऐसे ही एक सॉल्यूशन में जो कि बना हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में ऐड करके, इसमें भी डाइपोल इंटरेक्शन अब जो बनेंगे मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के, वो वीक बनेंगे पुराने इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से, तो ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिवली डेविएट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। इसमें क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces between AA and BB are weaker than those between AB and leads to decrease in vapor pressure resulting in negative deviation। ये मैंने पहले बता दिया कि AA और BB जो इंट्रैक्शन होंगे प्योर फॉर्म में इन कंपोनेंट्स के, वो वीक थे, और अब जो नए बने वो वो स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से वेपर कम रिलीज हो पाएगी
और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस डेविएशन को कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो याद रखें कि ए बी बॉन्ड जब वीक हुई तब पॉजिटिव डेविएशन होगा और ए बी बॉन्ड जब स्ट्रांग हुई तब नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखते हैं। मिक्सचर ऑफ फेनॉल एंड एनेलिन, इस केस में क्या है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फेनोलिक एंड प्रोटोन एंड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन द रेस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अब जो बॉन्ड बनी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी क्योंकि एनिलीन के जो लोन पेयर थे वो फेनोलिक प्रोटोन से मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी उस बॉन्ड से जो कि प्योर सब्सटेंस में ए की थी अपने आप के साथ और बी की थी। मतलब उसके जो प्योर फॉर्म में इंट्रैक्शंस थे वो अब मिक्स होने के बाद एक दूसरे के साथ बनी हुई बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेपर कम बन रही है। इसकी वजह से डेविएशन नेगेटिव हो रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि एक मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये इसीलिए क्योंकि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एसीटोन मॉलिक्यूल से। जैसे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे, वैसे अब जो बॉन्ड क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ बनाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस इंडिविजुअल बॉन्ड के कंपैरिजन में। जैसे कि आप ये इंट्रैक्शन देख सकते हैं, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर टेंडेंसी कम हो जाएगी वेपर्स की निकलने की। इस वजह से वेपर प्रेशर कम बनेगा, डिक्रीज होगा और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आई होप अब तो आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ आ ही गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं कि कुछ लिक्विड मिक्स होने के बाद एजियोट्रॉप बना लेती हैं जो कि बाइनरी मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन सेम होगा लिक्विड और वेपर फेज में और जो कि बॉयल हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसकी डेफिनेशन यही है, आपको ये याद रखना है कि एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम हो, मतलब सेम कंपोजिशन के हो वो दोनों ही फेज में, और जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल कर जाए, उन्हें कहते हैं एजियोट्रॉप। तो क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम है लिक्विड और वेपर फेज में, तो इन्हें सेपरेट करना थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इम्पॉसिबल है। और हमें बताया गया है कि दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये बहुत इजी है समझना कि कौन सा मिनिमम होगा कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग होगा। तो वो जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्स लॉ से, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके ए बी इंट्रैक्शंस वीक होंगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ज़्यादा वेपर प्रेशर बनने की वजह से इस टाइप का सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग। और ये क्यों, ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। ये मिक्सचर एक सॉल्यूशन है, लेकिन जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 95% इथेनॉल हो बाय वॉल्यूम और 5% वाटर हो, इस कंपोजिशन पर ये एक एजियोट्रॉप बन जाता है। एजियोट्रॉप मतलब कि इसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होगा और फिर इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिवली डेविएटेड रहेगा। पॉजिटिवली डेविएटेड मतलब कि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसकी बॉन्ड्स वीक होंगी, ए बी बॉन्ड्स वीक होंगी, इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा है तो बॉईल करने के लिए हमें थोड़ा सा और इसे बॉईल करना, थोड़ा सा और हीट देनी होगी। तो ये मिनिमम बॉइलिंग मतलब बहुत कम बॉईल करने वाला एजियोट्रॉप होगा। वैसे ही वो सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। इसीलिए क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसका वेपर प्रेशर पहले ही कम बन रहा है, तो इसको हमें बॉईल करने के लिए, और बॉईल करने की डेफिनेशन क्या होती है कि बॉईल तब माना जाता है तब जब वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर के इक्वल आ जाए। तो वेपर प्रेशर को रूम टेम्परेचर के इक्वल करने के लिए हमें बॉईल करना पड़ता है, और जब वेपर प्रेशर पहले से बहुत कम है, जैसा कि नेगेटिव डेविएशन में होता है कि वेपर प्रेशर बहुत कम होता है,
कम है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये एग्जाम्पल है इस क्लास के एजियोट्रॉप का। नेगेटिव डेविएशन जो कि शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि कहलाएगा। ये एजियोट्रॉप जब तब बनता है जब 68% नाइट्रिक एसिड हो और 32% वाटर हो बाय मास। इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 393। ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है मिक्स होने के बाद, मतलब ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ गए। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड था, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से वेपर प्रेशर कम था और इसे बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन एंड टेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड CnB are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप खुद वीडियो पॉज करके सोचें, उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि दिया क्या है। इसमें हमें प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर पता है, मतलब P01 और P02 दोनों पता है, और तीसरा हमें पता है टोटल वेपर प्रेशर मतलब P टोटल। ये तीन चीज़ें हमें पता है। तो ऐसा कोई सा फॉर्मूला जिनसे ये तीन हम यूज़ करके मोल फ्रैक्शन निकाल लें, वो था ये फॉर्मूला। और इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, बताना है कि किसके कितने मोल्स हैं। तो इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि हमें बस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स डालना है और एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इससे, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर भी पता है और ये दोनों क्वांटिटीज़ भी हमें पता है। इससे हम किसी एक कंपोनेंट का A या B का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और फिर दूसरे का तो इजीली आ ही जाता है पहले के मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस करके। तो इस तरह हम कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकाल सकते हैं, x1 और x2 निकाल सकते हैं। फिर हमें निकालना है कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस। तो इसके लिए क्या है, हमें बस y1 और y2 निकालने होंगे। और y1 y2 कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी आपको जल्दी से रिकॉल हो जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। P टोटल हमें पता है, पार्शियल प्रेशर हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ हमें प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर पता है, ना कि पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालेंगे पहले, उसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, जो कि हम निकाल चुके, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो इससे हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। दोनों के ही पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि हम वेपर फेस के कंपोजिशन को निकाल सकें। मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। इस फॉर्मूले में एक एक बार दोनों की ही वैल्यूज रख के हम दोनों का ही वेपर फेस में कंपोजिशन निकाल सकते हैं, मतलब y1 और y2 दोनों की ही हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इसने सारे फॉर्मूले हमसे यूज़ करवा दिए अभी तक के। सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स और टोटल वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन निकाला इन लिक्विड मिक्सचर, मतलब कि इससे हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली। लिक्विड फेस में कंपोजिशन हमने निकाल लिया दोनों का ही। उसके बाद हमें निकालना था वेपर फेस में। वेपर फेस में कंपोजिशन निकालने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए इन सॉल्यूशन, मतलब प्योर में तो हमें पता है, पर सॉल्यूशन में क्या पार्शियल प्रेशर है वो हमें निकालना रहता है। उस फॉर्मूले को याद करके कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन हमने जो लिक्विड फेस के लिए निकाले थे उनको यहाँ पर यूज़ करके हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, और उस पार्शियल प्रेशर का यूज़ करके हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इन वेपर फेस। तो हमें वेपर फेस में भी कंपोजिशन मिल जाएगा। ये 3-4 इक्वेशन यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बस इसी क्वेश्चन से आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इस ईयर CBSE ने ये मोलर मास डिटर्मिनेशन और मोलर मास को एलिमिनेट कर दिया है, पर अभी मुझे ये क्लियर नहीं है, तो मैं और देखकर आपको बताऊंगी। अगर नहीं होगा तो हम इसे स्किप कर देंगे, पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो हमें करना ही, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो पहले देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। बस इसे समझने के बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर मास पर डिपेंड करें। इसे हम अच्छे से समझते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा था
पिछली वीडियो में कि वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का डिक्रीज करता है जब उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और मैंने पहले भी ये उस वीडियो में भी समझाया था कि भले ही उसमें सॉल्ट ऐड करें या शुगर, अगर उसका अमाउंट दोनों का ही हम सेम लें तो उनका अफेक्ट वेपर प्रेशर पे सेम ही बढ़ेगा। दैट मीन्स नेचर से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, भले ही हम शुगर डालें या सॉल्ट डालें, पर अगर अमाउंट हमने सेम रखा दोनों का ही तो उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों में। तो ये जो प्रॉपर्टी है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मास पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट से इसे मतलब नहीं है, इसे बस मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से मतलब है, इसलिए इसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जो अभी हमने सॉल्ट, शुगर और वाटर के एग्जाम्पल से देखा वो यही था, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ना कि देयर नेचर। irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. यहाँ पर इसका लैटिन में मीनिंग भी दिया गया है। colligative का मतलब होता है एक साथ बांधना, जो कि अमाउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करेगा, ना कि नेचर पर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, वो होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बस अब 2 ही वीडियो बची हुई हैं, दोनों में ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद। लेट्स एंड इट अप। थैंक यू।